वर्ष 2025 चल रहा है और इसका 7वां दिन है। जो हमारी थीम थी कि मैं अपने बेस्ट वर्जन से मिलना चाहता हूँ, उस थीम में शायद आप लगे होंगे, उम्मीद करता हूँ। रीट को लेकर कुछ 3 से 4 सवाल हैं। मुझे लगा कि शायद मुझे एक सेशन के माध्यम से आपके जवाब देने चाहिए, तो इनको सुनिएगा और इनको अप्लाई भी कीजिएगा। पहला सवाल उन बच्चों का है कि सर मैं 2024-22 वाली जो है वो रीट में मैंने दी थी और उस समय मैं अपीयर्ड में था, यानी बीएसटीसी सेकेंड ईयर में या बीएड सेकेंड ईयर में। तो जो उस समय अपीयर्ड में थे, किसी भी वजह से याद रखना, और उनकी रीट जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो चुकी है, तो क्या वो वैलिड है कि नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये रीट का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में एक सवाल आता है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से इसका कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया, तो आपके मन में आता है कि सर कोई तो कहता है दे लेनी चाहिए, कोई कहता नहीं दे लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है फॉर्म भरने में कोई नुकसान नहीं है, आप फॉर्म भर के आइए। आपके अच्छे नंबर आते हैं तो वेल गुड, नहीं आते हैं तो कोई टेंशन नहीं, वो सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा। और यदि नंबर ज्यादा वाला वो है तो वो उसी को लगाना है, और नंबर कम आ जाते हैं तो उसको रख लेना है। तो इस बात को लेकर कभी भी कोई तनाव मत लीजिए कि सर दोबारा फॉर्म हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आपको लगता है कि मेरे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, मैं किसी एग्जाम की ऐसी तैयारी नहीं कर रहा हूं जैसे ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो ग्रेड थर्ड का भी विज्ञापन नहीं आया है, तो आपके पास मौका है, आप रीट फॉर्म का लगा दें, एक प्रकार से मॉक अभ्यास हो जाएगा आपका उस एग्जाम के माध्यम से। तो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि आपको बार बार किसी से सवाल नहीं पूछना चाहिए। बाकी आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है वो कंप्लीटली वैलिड रहेगा, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं, और उसमें यदि स्कोर नंबर कम आ जाते हैं और इस रेट में आप फेल भी हो जाते हैं तो वो स्कोर आपका जो है वैलिड रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें आपके नंबर कम आ गए, उसमें ज्यादा है। तो इस बात को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान ना हो, ना किसी से डिस्कशन करें। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि सर हमारी रीट हो चुकी है, हम ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं, क्या हमें रीट फॉर्म भरना चाहिए? तो देखो, दो चीजें हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रीट से कोई संबंध नहीं है। उनका ऑलरेडी रीट यदि हो चुका है, मान लीजिए उनके नंबर आ चुके हैं 100 प्लस नंबर यदि उनके हैं, तो वो 100% जो है वो ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन करें, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप बिना तैयारी देते भी हैं, फॉर्म भर भी देते हैं, तो हो सकता है आपके 95 नंबर आए, कॉन्फिडेंस और लूज होगा। तो बेटर ये है कि यदि 100 प्लस नंबर है, स्पेशली मैं तो ये कहूंगा 110 प्लस नंबर वालों को तो कदापि रीट का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, वो मस्त रहें। और आपके दिमाग में यदि ये चल रहा हो कि सर कई लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले सालों में क्या पता रीट के अंक जोड़ दें, आपको ये बता दूं, जब तक ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला नहीं था तब तक इसके नंबर जोड़े जा सकते थे। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में ऐसा कुछ होगा कि इन फ्यूचर रीट के नंबर जो हैं वो आपकी सिलेक्शन में जोड़े जाएंगे, जैसे सीटेट के नहीं जोड़े जाते, क्योंकि वो लाइफ टाइम वैधता जिसकी हो जाती है उसको लेकर फिर उसके नंबर अंक कभी भी जोड़े नहीं जाते हैं। तो इस चीज से लेकर आप तनाव नहीं लें। यदि आपके 100 प्लस 110 120 125 नंबर हैं तो आपको कहीं फॉर्म नहीं भरना चाहिए, अनावश्यक ऊर्जा को खर्च मत कीजिए। छोटी सी बात बताता हूं, मैंने पहली बार नेट दिया, मेरी नेट हो गई। कई बार मेरे को बच्चे कहते हैं कि सर मेरी 5 बार नेट हो गई, मेरी 7 बार नेट होगी, क्या बढ़ता है उससे? मैंने एक बार नेट की और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया ना। आप अपनी ऊर्जा उस जगह पे खर्च कीजिए जहां से आपको आउटकम्स मिलने वाले हैं। आपसे सर्टिफिकेट कितने भी एकत्रित कर लो, कुछ नहीं बंटने वाला। ये दुनिया जो है ना वो आपकी वर्तमान सक्सेस को देखेगी कि तुम फिलहाल क्या हो, ये नहीं देखेगी तुम्हारे पास डिग्रियों के कितने ढेर पड़े हैं कि मैंने 5 विषय से एमए कर रखा, मैंने 5 विषय से नेट कर रखा, कुछ नहीं बंटने वाला। आप किसी एक को चुनिए और उसमें अपने आप को स्थापित कीजिए। जब तक स्थापित नहीं करोगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन चक्रों से बाहर निकलिए। जितने मुंह उतनी बातें हैं, जितने लोगों की बातें सुनोगे उतने ही लोग अलग अलग राय देंगे, ये वो, तो सबकी राय मानने लग जाओगे तो जिंदगी जी नहीं पाओगे। सबकी सुनने लग जाओगे तो जिंदगी में सुकून आ ही नहीं सकता, और सबकी सुनोगे तो मैं तो कहता हूं सिलेक्शन कभी ले ही नहीं सकते। तो अपनी सुनो और बेहतर सुनो। तीसरी चीज, जो तीसरी बड़ा सवाल बच्चों का रीट को लेकर है कि मान लीजिए सर मैंने फर्स्ट फॉर्म भरा और उस फॉर्म में जो है मेरे से गलती हो गई, किसी भी रूप में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं दूसरा फॉर्म भर दूं? देखिए, दो चीजें हैं। पॉइंट नंबर 5 में रीट के विज्ञापन में लिखा हुआ है, यदि आप 2 फॉर्म भरते हैं या 2 या 2 से अधिक फॉर्म भरते हैं तो आपके फॉर्म को निरस्त किया जा सकता है। क्लियरली उन्होंने लिखा है, जरूरी नहीं है कि वो निरस्त करेंगे, बट
उल्लेख करना मतलब आपके लिए चेतावनी है। उसमें यह भी लिखा है कि मान लीजिए आप 2 फॉर्म लगा देते हैं, तो आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाने के बाद किसी एक फॉर्म का चयन कर लीजिए कि मुझे ये फॉर्म रखना है, उसको टिक लगा दीजिए, दूसरा उस समय विड्रॉल कर लीजिए। ये क्लियरली पॉइंट नंबर 5 में रेट के विज्ञापन में लिखा हुआ है, तो इसको अपने दिमाग में रखें। यदि आपने 2 फॉर्म या 3 फॉर्म 4 फॉर्म लगा दिए हैं, तो हो सकता है आपका फॉर्म निरस्त हो जाए। तो बेटर ये है कि वेबसाइट पे जाके और अपनी जो एंट्री है वो चेक करें और उसके बाद अकॉर्डिंग कर लें। एक चौथा सवाल बड़ा बच्चों का है कि सर मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लियरली रिट में लिखा है कि 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपकी सूचनाएं भरी जाएं, उसमें जो लिखा गया है उसी को प्रमाणिक माना जाएगा। तो स्पेशली आप 10th की जो मार्कशीट है उसको प्रमाणिक माने, ना कि आपके आधार कार्ड में क्या नाम है। वो नामों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेट है आपका, वो 10वीं का सर्टिफिकेट है। तो इसको थोड़ा सा इसको फॉलो कर लीजिएगा। ये 3-4 सवाल मेरे पास स्पेशली पूछे गए हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसके जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई नई चीज़ आएगी तो मैं बता दूंगा। एक बड़ा इशू ये है कि सर रिट में टाइम बहुत कम बचा, निश्चित रूप से बहुत कम टाइम बचा है। और जब पहली बार जो रिट पात्रता एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम भी है। और वो इसलिए है क्योंकि रीट का लेवल इतना आसान नहीं आता जितना लोग कहते हैं। जैसे सीडीपी है, साइकोलॉजी है, तो बहुत अच्छा लेवल की मनोविज्ञान आता है, बहुत अच्छा मनोविज्ञान। ऊपरी वाला मनोविज्ञान रीट के आप पेपर उठा के देख लो, आएगा ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि मुझे किन चीज़ों में कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण कीजिए, कौन सा पार्ट आपका कमज़ोर है उस पर वर्क कीजिए। थोड़ा सा ये महीने 1.5 महीने की यदि मेहनत ढंग से कर लेते हो, सटीकता के साथ कर लेते हो, तो रीट हो जाएगी। रीट होने का मतलब ये है कि हमेशा के लिए एक टेंशन दूर हो जाएगी। इन फ्यूचर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार कोई भी एग्जाम दे सकता हूँ। उसके बाद चाहे आप कोई भी परीक्षा दो या नहीं दो, आपका विषय है, बट कम से कम इसको ईमानदारी के साथ आपको करना चाहिए। साइकोलॉजी को लेकर बहुत सारे बच्चों की सर सवाल हैं कि सर साइकोलॉजी यूट्यूब पे करवा दें। तो मैं एक काम करूंगा कि आज या कल से एक स्टार्ट करेंगे, हम श्रृंखला प्रारंभ करेंगे पेशेंट के नाम से। उसमें क्या करेंगे, आपको टॉपिक्स दे दिया जाएगा कि मान लीजिए आपके पास अवनी वाली कोई भी बुक है, साइकोलॉजी की समग्र है या रिट वाली बुकलेट है या ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें हम पेज दे देंगे कि ये पेज जो है आप पढ़ लीजिए। और वहाँ से हम 10-12% जो है वो आपको अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। उसके बाद उन्हीं को मैं यूट्यूब के ऊपर पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा, समझा दूंगा, जिससे आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। और उसमें यह भी बता दूंगा कि यहाँ से ऐसा प्रश्न आता है, इन इन चीज़ों को देख लें। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑनलाइन अवनी एजुकेशन ऐप या साइकोलॉजी का कोर्स नहीं ले पाते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं एक हेल्प करूंगा कि ताकि एक समझ बन जाए कि मुझे यहाँ से इन चीज़ों को ऐसे ऐसे पढ़ना है और ऐसे लेटेस्ट पैटर्न ये है, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेरा प्रयास रहेगा। तो मेरे अनुसार मैंने लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं और मेहनत करते रहिए। 2025 हमारे जीवन का सबसे बेस्ट ईयर साबित होना चाहिए। थैंक यू।